सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मतलब कि इसमें क्या है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है सॉल्यूशन चैप्टर का, वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये रैंक बूस्टर क्वेश्चंस होने चाहिए लेक्चर नंबर 9 में, पर लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेईई नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े से इरेलीवेंट है, पर लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं हमारे एनसीईआरटी के। ठीक है, पर लेकिन मैं जो कराऊंगा वो वही कराऊंगा जो से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी आपका के साथ। का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल solute exert a pressure of 1.04 bar at the boiling point of the solvent. What is the mass of molar mass of the solute? ठीक है, तो हम लोगों को पता लग रहा है कि हम लोग को क्या करना है। हमका कहीं ना कहीं हमको जो प्रेशर और जो मोलर मास है, हमें उसके बीच का कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें फिर रॉड्स लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा रॉड्स लॉ हमारा क्या कहता है, तो रॉड्स लॉ हमारा कहता है कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन में पी सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये किसी बराबर होता है एन बी अपॉन में एन ए। ठीक है, ठीक है, फिर भाई फिर इसमें जो एन बी होता है, एन बी हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, और जो एन बी होता है, एन बी हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको और को निकालें तो ये दोनों मोल्स निकले हैं। ठीक है, तो अब इसका निकालेंगे गिवन वेट ऑफ बी अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन में गिवन वेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें जो क्या है, तो इसमें हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी ही हमको निकालना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही हमें निकालना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस वाले क्वेश्चन हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या, आपसे ये निकालते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहले से हमारे पास है। तो पहले से हम लोगों के पास ये पी नॉट ए की बात करें तो ये हमारा पी नॉट ए जो है ये हमारा H2O है। तो H2O का आपको प्योर प्रेशर याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं लोग, इसमें भी देखो नहीं दिया हुआ है बार। ठीक है, अब पी नॉट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 1.004 बार। ठीक है, तो दूसरा में क्या गिवन है, तो दूसरा हम लोगों को मास, गिवन मास हमें दे रखा है कितना, 2 ग्राम। ठीक है, और हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी हमें निकालना है, इसे एक्स ले लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम लोग गिवन वेट ऑफ ए की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग सोचे कि वो अगर ठीक है, तो अगर उसमें अज्यूम करें कि उसमें पूरा 100 था तो उसमें -2 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 98 ग्राम वो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए की बात करें, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 18 ग्राम, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो बस H2O ही है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, तो अब हमें इन सब चीज़ों को हमको बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, हमारे पास पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 1.013 माइनस कितना है जी 1.004 1.004 अपॉन में क्या है, अपॉन में है पी एस ही। ठीक है, तो पी एस, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, तो 0.004 आ जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा गिवन वेट ऑफ बी, हमें गिवन वेट ऑफ बी है 2 ग्राम, 2 में ये हमें निकालना है x और इनटू, हाँ तो फिर आपको अब क्या करना है, आपको जो x की वैल्यू को हम लोग इस साइड ले आएंगे, बाकी सब वैल्यूज को उस सब डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हमें x की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो 2 इंटू 18 इंटू 0 इंटू 1.0 इधर आ जाएगा 1.004, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 0.09, 0.09, ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो आएगा 0.009, ठीक है। और इंटू इंटू 98, ठीक है, इंटू 98, ठीक है। तो आपकी फिर जो मोलर मास जो आपका जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा 41 ग्राम, ठीक है। तो आप जब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी 41 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है कि सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट in 90 gram of H2O has a vapor pressure 2.8 kPa at 298 Kelvin. Further, 18 gram of H2O is added to solution and the vapor pressure becomes 2.9 kPa at 298 Kelvin. Find the molar mass of solute and vapor pressure of the H2O at 200 Kelvin. तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमें इस टाइप के बड़े क्वेश्चन जैसे डील करने, सबसे पहले हम लोग बस इतना ही पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बस यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग 18 ग्राम ऑफ H2O ऐड करेंगे, ठीक है। और हमें से दो चीज निकालनी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है। जब मोलर मास निकल जाएगा वेपर प्रेशर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग N1 की बात करें, ठीक है, सबसे बताता हूँ कि N1 क्या है। तो L1 है आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1, ये आपका कितना है, आपका कितना दे रहा है 90 पॉन में 18, तो ये आपका कितनी आपका आ जाएगा 5 ग्राम, ठीक है। उसका हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, वो हमारे पास कितना है, हमारे पास 30, और हमें उसका मोलर मास गिवन नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें हमको PS हमको दे रखा है 2.8 kPa, ठीक है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसके हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू N2 N1 प्लस N2, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करें तो P0 हमारे पास गिवन नहीं है, PS हमें गिवन है 2.8 अपॉन में क्या आता है P0 इज इक्वल टू N2 कितना दे रखा है 30/m अपॉन में क्या आ जाएगा 5 प्लस 30/m, ठीक है। यहाँ तक आपको सब बातें क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P0 को दोनों तरफ कर देंगे। क्या क्या मतलब कि P0 माइनस 2.8
पी नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले m का एलसीएम ले लेंगे। 30/m एलसीएम लेके यार m 5m हो जाएगा, 5m प्लस 30 अपॉन में m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, m से m कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 1 माइनस 2.8 पी नॉट इज इक्वल टू 5m प्लस 30 है ना, 5m प्लस 30। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ी सी अपने लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो इस हमने जगह बना ली अपनी। ये हमारे पास इक्वेशन हमको मिली है, जो कि हमारे पास है 1 माइनस 2.8 अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू 35m प्लस 30। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है जो हमें यूज करनी है। ठीक है, इसको यूज, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, अब से हम लोग इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 35m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8 पी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 5 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, m प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर 2.8 पी नॉट ही रहने देते हैं, 2.8 पी नॉट। ठीक है, फिर उसके हम m प्लस 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस 6 माइनस 6m प्लस 6 इज इक्वल टू 2.8 पी नॉट। 6 से कट गया, इधर क्या देगा, m प्लस 6 2.8 पी नॉट। ठीक है, फिर उसके अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, m प्लस 6/m। रुको, तो हम लोग m प्लस 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस 6 प्लस m/6, है ना। ठीक है, तो हम लोग m प्लस 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस 6 प्लस, ठीक है, m प्लस 6 हाँ, तो ठीक है, फिर अभी हम उसको रिवर्स करते हैं। ठीक है, फिर उसके हम लोग तो इधर क्या आ जाएगा, m प्लस 6/m इज इक्वल टू 2.8 पी नॉट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है,
फिर उसके बाद जब रिवर्स करेंगे हम लोग इसे लिख सकते हैं m बाय m प्लस 6m इज इक्वल टू पी नॉट बाय 2.a। यहाँ पर पी नॉट बाय 2 पॉइंट हुआ, रिवर्स करा है हमने, पी नॉट बाय 2.a। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, कट जाएगा 1 प्लस 6m पी नॉट 2.8। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि यहाँ से हमें 1 प्लस 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन में था कि आफ्टर 18 ग्राम मोर H2O। ठीक है, तो जब हम लोग ज्यादा H2O डालेंगे, ठीक है, तो हम लोगों के पास N1 हमारा सेम रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है। ठीक है, लोग एक बताओ, जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो हम लोगों का है, ठीक है, वो हम लोगों का सेम रहेगा 30/m। मोल्स ऑफ सॉल्यूट में हमारा चेंज आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टू इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पहले कितने था 90 प्लस 18/18 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 108/18, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज अगर हम लोग इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, तो फिर उसका हमारा जो पीएच जो हमारा बन गया वो बन गया था 2.9 kPa। ठीक है, फिर अब हम इन सब वैल्यूज को अगर हम लोग इक्वेशन में डालेंगे, वो हमारा क्या देगा, पी नॉट माइनस 2.9 पी नॉट इज इक्वल टू 30m 6 प्लस 30m। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। तो हमको इस वाली इक्वेशन को भी हमको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अभी हम लोग इसको करके ऐसे करते हैं। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 5% solution of cane sugar is dissolved in H2O has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% solution C6H12O6 in H2O if freezing point of the pure H2O is 273.1 Kelvin. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5%, किसका 5% ऑफ ग्लूकोज का हमें निकालना है इन H2O में। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोगों को वो निकालना है तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें ज़रूरत है वो है हमको मोलर मास, है ना, मोलर मास, और वो हमको पता है वो होता है 180 ग्राम। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसका कोई एक कंपोजिशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिशन में पता है कि C6H12O6 कितना ग्राम प्रेजेंट है, वो है 5 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर तो हमें सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट हमको H2O का दे रखा है, ना कि C6H12O6 का। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें कि हमें इसका निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो है डेल्टा, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का वो है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, पर लेकिन इसमें हम देखिए हमको KF की वैल्यू ही हमको
गिवन नहीं है ना, के एफ की वैल्यू हमको गिवन नहीं है। तो क्या हम लोग के एफ की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालने की कोशिश करें, क्या पता यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी एफ की वैल्यू आज निकालने की कोशिश करें। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273.15 भाई, क्योंकि ये प्योर H2O का है। ठीक है, और माइनस किससे करेंगे, माइनस जो कि गिवन है किधर है, 271 से। ठीक है, 271 केल्विन से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर जो आएगा, हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.15। ठीक है, तो ये हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमको फिर इसकी मोलैरिटी निकालनी होगी, तो इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। तो इसकी जो मोलैरिटी निकलेगी, सबसे पहले इसका जो गिवन वेट है, गिवन वेट कितना है 5। ठीक है, उसके बाद जो केन शुगर का जो वो होता है, जो मोलर मास होता है, वो होता है 342 ग्राम। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 342। तो अब आपने जो ये लिया है वो ग्राम में लिया है। ठीक है, 100। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो 342 लिया है वो भी आपने ग्राम में लिया है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मोलैरिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.146। ठीक है, तो ये आपकी मोलैरिटी आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास डेल्टा टी एफ भी है, हमारे पास एम भी, और अब के एफ आराम से निकल जाए। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास डेल्टा टी एफ भी है, हमारे पास एम भी है, तो अब के एफ बहुत ईजी निकल जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ के लिए हमने क्या निकाली, 2.15 इज इक्वल टू के एफ इंटू 0.146। ठीक है, तो के एफ के लिए हमारे पास कितनी आ गई, 2.15 अपॉन में 0.146। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसको, ठीक है, तो हम लोग अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ही एंड देंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, तो अब हमें के एफ की वैल्यू पता चल गई है। तो हम यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ के एफ की वैल्यू दे रखी है 2.15 0.146। ठीक है, तो इसकी मोलैरिटी निकालें, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी ऐसे निकलती है 5 अपॉन में जो इसका जो होता है CgSlO6 का आपको पता होना चाहिए, इसका होता है 180 ग्राम। ठीक है, तो 180 इंटू 1000 और अपॉन में 100। ठीक है, इंटू, ठीक है, और ठीक है, तो आप जब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी मोलैरिटी को आपकी आ जाएगी 0.27, है ना। तो ये आपके पास 0.27 आपके पास इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करेंगे इसी की मोलैरिटी की 0.27। तो आपके पास जो डेल्टा टी एफ की आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास वो आपके पास आ जाएगी 4.09। 4.09 आपके पास वो आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एक चीज देखें तो 4.09 इसका आंसर नहीं है। जो इसका सोल्यूशन है, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आपको किसका निकालना है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ CCSO में H2O। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी है कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है, T0F माइनस टी एफ। ठीक है, तो अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 273.15 माइनस 4.09। ठीक है, ठीक है, तो आपका फिर जो सोल्यूशन आपका बनेगा वो आपका बनेगा 268 केल्विन के अराउंड। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है और उसके बाद यही आपका ओरिजिनल सोल्यूशन है।
ठीक है। और ठीक है, तो मोस्टली आप इस वाले पार्ट में गलती कर सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन H2O फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक, ट्राइक्लोरोएसिटिक एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन बिलो। एक्सप्लेन, हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ट्राइफ्लोरोएसिटिक का जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है भाई, फिर उससे कम ट्राइक्लोरोएसिटिक का होता है, फिर सबसे कम होता है एसिटिक का। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? सबसे पहले हमें ये चीज पता है, इससे हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? क्लोरीन से। ठीक है, क्यों क्यों है ऐसा भाई? वो क्योंकि फ्लोरीन के पास एक हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसकी वजह से ही हेंस ट्राइफ्लोरोएसिडिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बट द एसेटिक इज द वीकेस्ट। वो किसकी वजह से? कि क्योंकि जो H होता है, वो H का पता होना चाहिए कि ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इसी की वजह से हैंस F3CCOH आयोनाइजेस टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट, मतलब इसीलिए, मतलब क्योंकि जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक है कि वो इसकी वजह से वो ज्यादा आयोनाइज कर पाता है, किसमें? वो H2O में ज्यादा आयोनाइज कर पाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से ही, हाँ, तो फिर इसकी वजह से ये होता है कि जितना ज्यादा कोई भी एलिमेंट कितने एक्सटेंट तक वो आयोनाइज करेगा H2O में, उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो वैसे तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ठीक है, फिर दूसरा ये कि ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि फ्लोरीन के पास एक हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव ग्रुप है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एसेटिक है वो आपका वीकेस्ट क्यों होता है? वो आपका होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको पता है कि जो H है वो सबसे लीस्ट उसमें आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग इसमें मोलर मास की बात करें कि मोलर मास इसका क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मोलर मास जो इसका रहने वाला है वो इसका रहने वाला है 109.5। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O व्हेन 10 ग्राम ऑफ CS2CH2ClCl COOH is added to 250 ग्राम ऑफ H2O Ka 1.4 10⁻³ जो कि हमें दे रखा है 1.86 kg मोल इनवर्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं कहेंगे, थोड़ा मीडियम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे हम लोग मोल्स निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसको बोलने ए, इसको बोल लेते हैं ए, इसको बोल लेते हैं बी। ठीक है, तो अगर हम लोग मोल्स ऑफ ए निकालें, ठीक है, तो मोल्स ऑफ ए निकाले तो यहाँ पर गिवन है 10, गिवन वेट होता है ना, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, है ना। तो अगर हम लोग जो मोल्स निकालेंगे तो हमारे पास मोल्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी 0.913। हाँ, 0.913 मोल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग मोलैलिटी निकालेंगे तो मोलैलिटी क्या आ जाता है? मोल्स अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि हमारा दे रखा है H2O का है हमारा 250 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे मोलैलिटी को, तो हमारे पास मोलैलिटी क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.365 मोल
इनवर्स kg, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ये आपका जो है ये आपका वीक है ना। तो अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में देखेंगे, तो हम इसको इक्विलिब्रियम पे देखेंगे CH2 CH इक्विलिब्रियम पे इसको डाला तो क्या हो जाएगा, CH2 CHClCOO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इनिशियली देखें, तो हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो इसका को ले लेंगे C और इनिशियली ये दोनों 0 पर, ठीक है। तो इसका लें कि C1 माइनस अल्फा अपॉन में यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पे आ जाएगा C अल्फा और C अल्फा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर के ए निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो के ए क्या आ जाएगा, C अल्फा C1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C² अल्फा स्क्वायर अपॉन में C1 माइनस अल्फा, ठीक है। C से C कट जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसमें ऐसे हम लोग पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये चीज अज्यूम कर ले, ठीक है। तो इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो 1 माइनस अल्फा है वो नियरली 1 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है के ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग इसमें अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ए बाई सी। के ए की वैल्यू, हाँ, के ए की वैल्यू गिवन है 1। अब आपको देखना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने ये प्रॉपर मेथड से करा है तो अब हम लोग ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो 1.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी मोलैरिटी जो हमारी आई थी, ठीक है, मोलैरिटी हम लोगों की आई थी 0.326, ठीक है, 0.326, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग जब अल्फा को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी, वैल्यू हमारे पास आएगी 0.655, ठीक है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारे 0.0665, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई है वो आई है 0.655, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक और चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये चीज है कि अगर हम लोग इसी में ही अगर हम लोग उसका आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक है, इसमें हम लोग अगर आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपको इनिशियली क्या आपको हो जाएगा 1 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा, ठीक है, ठीक है। तो अब आप जब आई की वैल्यू आप जब इसमें डालोगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा
1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस अल्फा, ठीक है। और ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अल्फा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 0.655, तो बस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.655, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास आई है 1.655, ठीक है। ठीक है, तो अब हमको बस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अब हमको निकालना है। अरे हाँ, तो इसके बाद हम लोग फिर मोलैलिटी भी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी इतनी आई थी 0.365, ठीक है। ये तीन चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने ये तीनों चीजें भी हमने निकाली हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा देखो हमें हमें पहले तीनों चीजें निकालनी पड़ी, फिर उसके बाद हम लोग अब आंसर पे आ रहे हैं ना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसीलिए ही है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई की इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो यार फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसमें, ठीक है। अब जिसमें, ठीक है, डेल्टा टी एफ, अब इसमें आई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 1.655, के एफ की वैल्यू हम अब ये वाली यूज करेंगे 1.86, 1.86, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास एम एम भी हम निकाल रखा है 0.365, ठीक है, 0.365, ठीक है। तो अब जब डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आएगी भाई, कि वो आपकी जो सोल्व करके आपका आंसर आएगा, वो आपके पास आएगा 0.65, 0.65 केल्विन आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सिर्फ एनसीईआरटी के लिए है, पर लेकिन आपको सारे क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के। आपको एटलीस्ट आपको एक बार आपको करके आ जानी चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है भाई। बल्कि ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, तो उस लेक्चर में हम लोग जो जेई मेंस या नीट लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हम लोग उसके करेंगे। कि वैसे तो हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट, कि पहले हमने हमने लेक्चर्स में भी कवर करे हैं, और दूसरा हमने यहाँ पे भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपका जेई मेन और नीट लेवल पे अच्छे से हो जाएगा। पर लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़े और एडवांस टॉपिक्स हैं हमारे, तो थोड़े और एडवांस क्वेश्चन है जेई मेंस नीट लेवल के, हाँ हम लोग उसको अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो तब तक के लिए